जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर लिए हैं। ये आपका 8वां नंबर है। इससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे सर्च करिएगा या देख लीजिएगा, और उसके बाद इसको देखने के बाद एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगेगा या सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया। ठीक है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको पता रहना चाहिए। जैसे अब देखिए खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को बाबर ने हराया तो उसके बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, काजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कहाँ हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई की मृत्यु वास्को डिगामा की, आपको बताना है। यानी पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ पे हुई, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। तो ये नोट करिएगा, 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कोचीन ये कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये कोचीन आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विल्हम कानरेड राटजन। ठीक है, इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार करने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जिसको आपको पता रहना चाहिए। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब इससे पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1901 से हुई। कब से हुई, 1901 से। किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक वर्नहार्ट ने किया था। किसने किया था, वर्नहार्ट ने किया था, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और ये जो विल्हम कार्नेट राटजन को मिला, किस योगदान के कारण मिला, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्सरे की खोज के लिए। यानी एक्सरे किरणों की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार फर्स्ट भौतिकी का मिला था। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। भौतिकी प्रसिद्ध व्यक्ति, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। यानी भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ये क्या है, भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें क्या पॉइंट्स और हैं जिसे आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये क्या थे, इनके बारे में भारत के स्वतंत्र सेनानी और सामाजिक, ठीक है, कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता भी थे। ठीक है, और देखिए इसमें क्या पॉइंट्स और हैं, इनका मूल नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे था। तो चलिए फ्रेंड अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी बराकर। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, और ये सब क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। इंद्रावती, सरबरी, ये सब और मंजीरा, ये सब क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या पता आपको रहना चाहिए, जैसे गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलती है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सबसे अधिक घनत्व होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम तत्व का सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, जैसे आपसे कभी पूछ लेगा कि प्लेटिनम या सबसे भारी धातु ओस्मियम तो है ही है, और उसके बाद पूछ लेगा कि प्लेटिनम कैसा धातु है, तो सबसे कठोर धातु है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं। कौन कौन से उत्कृष्ट धातुएं हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 7, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। जनजातीय प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया, या जनजातीय प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। कब पारित किया गया, 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसमें और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 327, किसके अकॉर्डिंग, 327, आर्टिकल 327। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का संचालन करता है। इसका कार्य क्या है, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का संचालन करता है। कौन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना रुपए की पूंजी के साथ हुई। कितने रुपए की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, पूछ लेगा प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अब देखिए पूछ लेगा पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। प्राचीन बंगाल के लोकगीतों के उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है। ठीक है, यानी प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा दर्शाता है। कौन दर्शाता है, आपसे पूछा जा रहा है। भांगड़ा, जुगानी, झोड़ा या टप्पा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टप्पा। ठीक है, टप्पा क्या दर्शाता है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए इसमें अगर, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासनकाल 1244 से 1304 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो कौन सा आखिरी शासन था गुजरात का हिंदू राजवंश का आखिरी शासक, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेल राजवंश। कौन सा वंश था, बघेल राजवंश। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, यह सोलंकी वंश के राजा व्यर्ध देव ने बघेल वंश की स्थापना की थी। अब पूछ लेगा बघेल वंश की स्थापना किसने की थी, तो सोलंकी वंश के राजा व्यर्ध देव ने। ठीक है, और देखिए इसको किस वंश ने हराया था, तो खिलजी वंश ने गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश को समाप्त किया था। किसने किया था, खिलजी राजवंश ने। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार में मनाया जाता है पतझड़ ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में या शीत ऋतु में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतझड़ ऋतु में। ठीक है, यह त्यौहार पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है, आपको वही बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से ऑप्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो असत्य है ऑप्शन ए, इसकी कोई अनुपालिता लागत नहीं है। और बाकी ये जो जितने ऑप्शन हैं बी सी डी ये सभी सही है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है इसकी कोई अनुपालिता लागत नहीं है, यही इसका क्या है, ये असत्य ऑप्शन है। तो चलिए अब देख ले हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैसे ब्लू का मतलब आपको नीला होगा, तो नीला से संबंधित आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, यानी नीलगिरी पहाड़ी। क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो और देखिए अब इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तमिलनाडु राज्य में है। किस में है, तमिलनाडु राज्य में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार नोकाइट पठार से बनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी आप लोग नोट कर लीजिएगा, डोडा बेट्टा है। कौन सा है, डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कैसी चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन रज्जुकी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रज्जुकी की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोट कार्ड अनुपस्थित होता है। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा को, लाल, काली, लेटराइट या रेगिस्तानी मृदा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मृदा को। ठीक है, लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो द्वितीयक प्रदूषक है, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसका पूछ सकता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, O5 होता है। ठीक है,
यानी O5 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 17 को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसको इनमें से अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है आपको बताना है। ले महल को, मैसूर महल को, सांची स्तूप को या हवा महल को। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर महल को। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या जाना जाता है? अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, मैसूर महल को। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका तो आंसर आप लोग दे ही लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, को भारत का क्या माना जाता है? बताइए। भारत का जनक, भारत के संविधान का जनक माना जाता है किसको? भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नियासिन। नियासिन के कारण पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका अगर नाम जानना चाहते हैं नियासिन का क्या होता है, तो विटामिन B3 होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो नियासिन रासायनिक नाम किसका है? विटामिन B3 का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला क्वेश्चन, इसको एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसको पेलाग्रा रोग को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है 4D सिंड्रोम। क्या नाम है? 4D सिंड्रोम। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया गया है? ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान के अकॉर्डिंग प्रस्तावना को संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब पूछ लेगा जो ये 42वां प्रस्तावना में क्या ऐड किया गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में और मतलब इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये आपका बार बार पूछा जाता है सभी एग्जामों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये सूर्य मंदिर? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसे गंग शासक नरसिंह देव ने 13वीं सदी में बनाया था। कब बनाया था? 13वीं सदी में। किसने बनाया था? गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सिनगाग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है? आपको बताना है सिनगाग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का। किस धर्म का? यहूदी धर्म का। ठीक है, ये यहूदी धर्म का पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है? यानी किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा। ठीक है, केरल में अधिक, भारत में लेटराइट मृदा, ठीक है, केरल में अधिक मात्रा में
पाई जाती है, लगभग ये 65% पाई जाती है। ठीक है, 65% क्षेत्रों पे ये मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसका आंसर तो आप दे ही लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। और पूछ सकता है, इसका नाम राजस्थान नहर सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब पूछ लेगा ये कहाँ से निकलता है, तो यह पंजाब के फिरोजपुर के हरिके बांध से निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, इसका आंसर ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर नाम से भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने इस लेक्चर में केवल टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं, 25 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसको आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।